2025 के द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी के शानदार न्यूज़पेपर विश्लेषण में। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, भारतीय अर्थव्यवस्था की बड़ी खबरें और संसद सरकारी योजनाओं से जुड़ी अपडेट, साथ ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों नज़रिए से, आंसर राइटिंग के नज़रिए से इसको एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मिलेगा आपको आज का यूपीएससी स्टैटिक बूस्टर। क्योंकि आपसे मैंने कल वादा किया था कि मैं 30 मिनट की वीडियो लेकर आऊँगी और आपको कराऊँगी न्यूज़पेपर कवर, क्योंकि आज के टाइम पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी जितने भी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए हर दिन का करंट अफेयर समझना बेहद मुश्किल हो गया है, लेकिन पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना भी मुश्किल लगता है। इसीलिए मैं सिर्फ 30 मिनट में आपको आसान और सटीक विश्लेषण कराऊंगी। इसीलिए बने रहें वीडियो के अंत तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर भेजिएगा। इसलिए बिना टाइम गंवाए अब हम अपनी बात पर आते हैं और करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था जिसको पीआईएल योजना से अपन लोग लिंक कर सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं कुछ रुपीज़, कुछ इनिशिएटिव अंडर पीएलआई के। ओके, तो हम इस आर्टिकल को समझना ज़रूरी नहीं है, समझना ज़रूरी है इसके जीएस पोर्शन को, पीएलआई स्कीम को, क्योंकि मैंने आपसे कल भी कहा था कि हम वो पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आएगा, ना कि वो जो कि आपको दिया जाता है। इसलिए हम सिर्फ एग्ज़ाम को कवर लेकर ही पढ़ेंगे। तो पीएलआई योजना को हम सबसे पहले कवर करते हैं। तो पीएलआई योजना क्या है, कब शुरू हुई, ये सबको हम पढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पीपीटी आपके सामने शो हो रही है, या इसको जो पीडीएफ आपके सामने है, वो किसी और ने बनाई है, इसीलिए मैं उसको भी धन्यवाद कहना चाहूँगी। क्योंकि आप तो जानती हैं, आपकी तरह मैं भी हूँ, तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं आपके लिए पीपीटी तैयार करूँ, पर मैं आपको वीडियो लेकर आऊँ और उसमें आपको समझाऊँ, इसके लिए मैंने अलग से टाइम निकाल रखा है। इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ और पीपीटी बनाने वाले को धन्यवाद कह रही हूँ। हालांकि इसको एडिट करने में और इसको कंपाइलेशन करने में भी मेरा योगदान है, तो इसके साथ साथ मैं खुद को भी धन्यवाद कहती हूँ। हम शुरू करते हैं आज की पीएलआई योजना। क्या है ये पीएलआई योजना? 2020 में शुरू की गई थी घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए। यह आयात पर निर्भरता कम करती है और रोजगार पैदा करती है। भारत को इसका उद्देश्य था कि यह भारत को वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनाएगी। अब हम समझते हैं कि पीएलआई जो योजना है वो कैसे काम करती है। इस योजना में जो कंपनी होती हैं, जो कि घरेलू और विदेशी, उनको नकद प्रोत्साहन से पुरस्कारित किया जाता है यदि वे भारत में वस्तुओं का निर्माण करें, हर साल बिक्री का एक निश्चित स्तर प्राप्त करें, एक राजस्व जो होता है, रेवेन्यू, एक निश्चित रूप से प्राप्त करें, प्रोत्साहन की गणना वृद्धिशील हो, यानी पिछले वर्ष की तुलना में उन्होंने अपनी बिक्री में वृद्धि की हो। अब हम ये देखेंगे, हमने ये तो जान लिया कि पीएलआई योजना कब शुरू की गई, ये भी जान लिया कि ये कैसे काम करती है। अब हम ये जानेंगे कि इसमें किन क्षेत्रों को कवर किया गया है। प्रारंभ में 3 क्षेत्रों के लिए यह शुरू की गई थी, लेकिन अभी देखें तो 14 क्षेत्रों में यह विस्तारित हो चुकी है। और ये कुछ क्षेत्र दिए हैं जिनको आपको भी पढ़ लेना है। चलिए एक बार मैं भी आपको पढ़ के सुना देती हूँ। मोबाइल फ़ोन और घटक, चिकित्सा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घटक, फार्मास्यूटिकल्स और एपीआई, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, विशेषता स्टील, दूरसंचार और नेटवर्किंग उपकरण, सफेद सामान, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा और मानव निर्मित फाइबर, सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, उन्नत रसायन विज्ञान सेल, बैटरी, ड्रोन और ड्रोन घटक, आईटी हार्डवेयर। देखो, हमने पीएलआई स्कीम जान ली है क्या है, कैसे वर्क करती है, कौन कौन से घटक इसमें शामिल हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे, हमने देखा था ना पहले प्रोत्साहन दिया जाता है, तो प्रोत्साहन कैसे दिए जाते हैं हम इसको कवर करेंगे। अधिकांश क्षेत्रों में प्रोत्साहन निम्नलिखित के आधार पर दिया जाता है। बिक्री में वृद्धि, अगर आपकी बिक्री में वृद्धि होती है तो आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा, कुछ राशि देंगे, कुछ और देंगे, ठीक है। और स्थानीय मूल्य संवर्धन, इसका मतलब है कि कितना उत्पाद उस स्थानीय जगह पर बनाया गया है। जैसे कि कोई कंपनी है,
फॉरेन है, लेकिन इंडिया में अपना प्रोडक्ट बना रही है। तो इंडिया में प्रोडक्ट वो कितनी बना रही है, इस हिसाब से उसको PLI स्कीम में उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रदर्शन लक्ष्य क्या क्या रखते हैं, जैसे हम कुछ चित्रों को देखें तो जो ACC बैटरी ड्रोन होते हैं, इन सब अगर हम देखें कि PLI स्कीम में अगर किसी को ऐसा प्रोत्साहन दिया हो और वो सक्सेसफुल हुआ हो, तो हम बात करते हैं मोबाइल विनिर्माण की। हाँ दोस्तों, मोबाइल विनिर्माण में बहुत सक्सेसफुल हुई है ये। अगर हम इसकी PLI योजना के तहत स्मार्टफोन उत्पादन में मिली सफलता पर अगर बात करें, तो देखिए यहाँ पर हम कुछ ऐसे नहीं मन से बोल देंगे, यहाँ पर मैंने डेटा दे रखा है, उसमें आपको बताएगा कि 2017-18 में जहाँ हमारा 3.6 बिलियन आयात होता था और सिर्फ $0.334 बिलियन निर्यात होता था, वहीं आज 2022-23 के आंकड़े में देखें तो $1.6 बिलियन सिर्फ आयात होता है और $11 बिलियन निर्यात होता है। देखिए आंकड़े में कितना सारा चेंजेस है। पहले हम आयात ज़्यादा करते थे और निर्यात कम था, लेकिन आज हम निर्यात ज़्यादा करते हैं और आयात कम है, और इससे हमारा जो राजस्व अधिशेष है उसमें भी प्लस वृद्धि हुई है। अधिशेष मतलब होता है कि राजस्व में जो वृद्धि होती है तब हम उसको अधिशेष बोलते हैं, और यहाँ पे बता रहा है कि प्लस $9.8 बिलियन अधिशेष है। इससे हमें इतना तो पता चल गया कि भारत स्मार्टफोन के शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यातक के रूप में आगे बढ़ गया है। जैसे शुद्ध आयातक मतलब पहले ज़्यादा आयात कर रहा था, लेकिन अभी ज़्यादा निर्यात कर रहा है, तो इसलिए शुद्ध निर्यातक के रूप में बढ़ गया है। मेक इन इंडिया और PLI के लिए एक यह बड़ी सफलता की कहानी है, क्योंकि मेक इन इंडिया भी तो इसी पर वर्क कर रही है कि कितना प्रोडक्ट इंडिया खुद से बना रहा है या कितना प्रोडक्ट इंडिया में बन रहा है। अब हम देखते हैं कि PLI आखिर महत्वपूर्ण है क्यों। देखो, यह आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है, क्योंकि इंडिया में सामान बनेगा तो लोग उसमें वर्क करेंगे तो वो सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, इसीलिए वह आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी आकर्षित करती है। जितनी फॉरेन कंट्री हमारे देश में आके निवेश करेंगी, प्रोडक्ट बनाएंगी, तो उतना ही हमारे यहाँ पे विदेशी निवेश जो है वो आकर्षित होगा, रोजगार सृजन होगा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करेगा। हमारी जो यहाँ की प्रौद्योगिकी है वह भी दूसरी फॉरेन कंट्रियों में भी जा सकेगी। जैसे स्मार्टफोन में ही हमने देखा PLI स्कीम ने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। भारत को विनिर्माण में देखेंगे तो चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करता है। ठीक है, कौन? PLI क्यों करता है? क्योंकि यह प्रोत्साहन देता है, और यह किसी कंपनी को मान लो प्रोत्साहन दे दिया तो उसके पास भी मनी आ जाएगी और वो और प्रोडक्ट कर पाएगी उत्पादन, जिससे वह दूसरे देशों से भी प्रतिस्पर्धा कर पाएगी। अब इसका हम सारांश देखें। सारांश में देखते हैं कि एक सिनॉप्सिस से तैयार कर लेते हैं। ये कब लॉन्च की गई, तो हमने पढ़ा था मार्च 2020 में। उद्देश्य क्या है? विनिर्माण को बढ़ावा देती है, आयात कम करे और रोजगार पैदा करे, प्रोत्साहन करती है बिक्री में वृद्धि के आधार पर स्थानीय उत्पादन। देखिए ये जो सिनॉप्सिस दिया यानी सारांश दे दिया है लास्ट में, इसका आपको नोट बनाना है और ऊपर जो मैंने बताया उसको आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, इसमें कवर किए गए क्षेत्र 14 हैं, जैसे कि मोबाइल, ऑटो, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि। बड़ी सफलता देखेंगे तो 5 साल में मोबाइल फ़ोन का निर्यात जो है वो $33.4 करोड़ से बढ़कर $11 अरब हो गया है। अभी देखो, मैंने आपसे कल एक बात बोली थी कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊँगी उसको ऑथेंटिक एक सोर्स से लेकर चलूँगी, और आपको बिल्कुल ये भी बताऊँगी कि कैसे वो आपके एग्ज़ाम से रिलेट हो रहा है। इसीलिए देखो, इसमें एक UPSC PYQ मैंने क्वेश्चन डाल रखा है, ताकि आपको ये ना लगे कि आपका जो मैं बता रही हूँ वो किसी और दिशा में जा रहा है। नहीं, ये आपके एग्ज़ाम रिलेटेड ही है, और एग्ज़ाम में आपको PYQ भी इसमें कवर किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है आप इस समझ ही सकते हैं। इसमें हम PYQ देखेंगे तो ये PYQ है 2023 का, जिसमें क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला दे रखा है कि वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सा 3.2% है, और कथन सेकंड कह रहा है कि भारत में काम कर रही स्थानीय कंपनियों और कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना का लाभ उठाया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विवरण 1 और विवरण 2 दोनों ही सही है। विवरण 2 विवरण 1 का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि विवरण 1 और विवरण 2 दोनों सही है, और विवरण 2 विवरण 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि विवरण 1 सही है लेकिन विवरण
दो गलत है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि विवरण एक गलत है लेकिन विवरण दो सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कि विवरण एक गलत है लेकिन विवरण दो सही है। आइए समझते हैं कैसे। कथन एक गलत क्यों है। विश्व व्यापार संगठन WTO ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स 2023 के अनुसार, देखिए इसमें मैं खुद से नहीं बता रही हूँ, इसमें मैं डेटा को इनपुट कर रही हूँ। और जिन्होंने ये PDF बनाई है मैं उनका बोलूँगी फिर से धन्यवाद कि वो इस समय इन्होंने डेटा वगैरह सब कुछ डाल दिया है। तो इसमें भी ये बता रहे हैं कि वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी केवल 1.8% है, जबकि हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि भारत के निर्यात में हिस्सेदारी 3.2% है। इसीलिए यह कथन जो है वो गलत हो गया। जबकि कथन दो क्यों सही है, क्योंकि PLI योजना जो है वो सामानों में प्रगतिशील बिक्री के आधार पर कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन देती है। भारत में विनिर्माण का विस्तार करने के लिए स्थानीय और विदेशी दोनों कंपनियों को प्रोत्साहन करते हैं। उदाहरणों में देखेंगे हम तो एप्पल की जो आपूर्ति करता रहे हैं, जैसे कि फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिक्सन और लावा जैसी भारतीय फर्म शामिल हैं। अभी हम देखेंगे कि रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं। देखिए अब हम सेकंड टॉपिक पे आ गए हैं, सेकंड टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आई होप कि आपको PLI स्कीम वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया है कि कैबिनेट अनाउंसेस इंसेंटिव स्कीम्स टू जनरेट मोर जॉब्स। मतलब जो कैबिनेट है उसने अनाउंस कर दिया है कि जो भी योजनाएं हैं वो अब जॉब से रिलेटेड जनरेट कर रही है। उसने इस आर्टिकल दिया है। अब हम इसको अपनी GS पेपर से रिलेट करके समझेंगे और देखेंगे क्या कोई PYQ में क्वेश्चन आया, क्या ये प्रीलिम्स और मेंस से किस तरीके से रिलेट हो रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य औपचारिक रोजगार बढ़ाना और प्रधानमंत्री पैकेज के तहत EPFO नामांकन को प्रोत्साहन करना है। दोस्तों, जो रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना होती हैं यह रोजगार को बढ़ावा देती है, और जो प्रधानमंत्री पैकेज के तहत EPFO का नामांकन होता है उसको भी यह प्रोत्साहित करते हैं। अब हम देखेंगे कि योजना नंबर 1, नए कर्मचारियों के लिए वेतन प्रोत्साहन। इसमें कुछ योजनाएं जिसमें फर्स्ट योजना है कि नए कर्मचारियों के लिए वेतन का प्रोत्साहन। इससे क्या लाभ है। 1 महीने की मजदूरी 15,000 तक का भुगतान 3 किस्तों में किया जाएगा। देखो 1 महीने की मजदूरी 15,000 दी जाएगी, इसका भुगतान वो 3 किस्तों में करेंगे। कौन कौन इसके लिए पात्र होगा। पहली बार EPFO के पंजीकरणकर्ता जिनकी मासिक वेतन जो है वो 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है पॉइंट कि लक्ष्य क्या है, तो 210 लाख यानी कि 21 मिलियन युवा कार्यबल में प्रवेश कर रहे हैं। और इसकी प्रकृति देखें तो DBT के तहत मतलब डायरेक्ट जो है वो बैंक में ट्रांसफ़र होगी मनी। जो आपको 3 किस्त में मजदूरी दी जाएगी वो DBT के तहत दी जाएगी। अब हम दूसरी योजना की बात करते हैं, EPFO का योगदान प्रोत्साहन योजना 4 साल का समर्थन। लाभ देखेंगे तो रोजगार के पहले 4 वर्षों के दौरान जो EPFO है वो योगदान के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन देगी। जो कि कर्मचारी रहेंगे उनको भी और जो नियोक्ता है उसको भी 4 साल तक EPFO जो है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन करेगी। इसका लक्ष्य है कि 30 लाख यानी कि 3 मिलियन युवा उसके नियोक्ता हों, और उद्देश्य है कि दीर्घकालिक औपचारिक रोजगार प्रतिधारण को प्रोत्साहन करना। अब हम बात करते हैं योजना 3 यानी अतिरिक्त नौकरियों के लिए नियोक्ता प्रोत्साहन, और जो अदर नौकरी होंगी उनके लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो बात करते हैं लाभ क्या होगा। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए EPFO योगदान के लिए 2 साल के लिए 3,000 रुपये माह तक की प्रतिपूर्ति करती रहेगी। इसका पात्रता कौन कौन रखेगा, जो वेतनभोगी कर्मचारी होंगे 1 लाख माह ज़्यादा बराबर, ठीक है। लक्ष्य 50 लाख यानी 5 मिलियन तक नौकरियां इसमें सृजित करेंगी। फोकस है सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना। अभी हमने EPFO देखा। अब हम सेकंड बात करते हैं कौशल कार्यक्रम। कौशल कार्यक्रम क्या है, इसका दायरा क्या है, तो 5 वर्षों में 20 लाख यानी कि 2 मिलियन युवाओं के लिए कौशल विकास की योजना है। इसमें 1,000 ITI को हब एंड स्पोक मॉडल में अपग्रेड करेंगे।
इसमें जोर दिया जाएगा कि परिणाम उन्मुख प्रशिक्षण उद्योग की जरूरतों के साथ गठबंधन किया जाए। और थर्ड बात कर रहा है कि टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप प्रोग्राम, यानी कि जो भी टॉप कंपनियां होंगी 5 वर्षों में 1 करोड़ तक युवा उसमें जोड़ेंगे। इसकी अवधि 12 महीने की इंटर्नशिप की होगी। इंटर्न जो रहेंगे उनको लाभ होगा कि 5,000 माह उनको इंटर्नशिप भत्ता दिया जाएगा और 6,000 की एकमुश्त उन्हें सहायता भी प्रदान की जाएगी। कंपनी का योगदान क्या रहेगा, तो प्रशिक्षण लागत वहन करने के लिए आवश्यक है और CSR फंड के माध्यम से इंटर्नशिप लागत का 10% कवर करेगी। लक्ष्य क्या होगा, तो वास्तविक व्यावसायिक वातावरण के लिए जोखिम प्रदान करे और रोजगार को बढ़ावा दे। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि केंद्र सरकार ने जो योजनाएं अब बना रही है, रोजगार जो नए भी बन रहे हैं उनके लिए, तो EPFO, कैसे कौशल कार्यक्रम और कैसे टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं। इनको आपको थोड़ा थोड़ा सा नोट्स बना लेना है और ये रिवीजन के टाइम पे आपके बहुत काम आने वाले हैं। और मेंस की आंसर राइटिंग में इकोनॉमिक्स में ये बहुत ही काम आते हैं। तो ये टॉपिक्स हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था। अब और साथ में हम इसको सोशली रिलेटेड भी कर सकते हैं, क्योंकि जॉब जो क्रिएट हो रहा है कहीं ना कहीं युवा आत्मनिर्भर बनेगा, इससे बहुत सारे सोशल इम्पैक्ट भी होंगे। अभी हम थर्ड टॉपिक पे आते हैं अपना और बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन कन्विक्शन। इसमें देखेंगे कि हम जुलाई में 97,000 से ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 2023 से अधिक दोषी ठहराए गए। किसने, यूपी सरकार ने। अब हम बात करते हैं, ये तो न्यूज़पेपर में था। अब हम बात करेंगे कि ऑपरेशन कन्विक्शन आखिर है क्या, क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं। तो देखो, ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल आपको शो हो रहा होगा। इसमें लिखा है कि ओवर 97,000 कन्विक्टेड अंडर ऑपरेशन कन्विक्शन सिंस जुलाई 2023 यूपी गवर्नमेंट। अभी आप इसको समझ ही गए होंगे कि हम इसको कवर क्यों कर रहे हैं। बात करते हैं ऑपरेशन कन्विक्शन की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 जुलाई 2023 को अपराधियों की सजा में तेजी लाने के लिए शुरू किया गया था। विशेष रूप से जो गंभीर अपराध होते हैं, जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी हो, और गैंगस्टर की गतिविधियां होती हैं, बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं, संगठित अपराध जैसे माफिया गिरोह, ऐसे अपराध होते हैं, इन सब के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया गया था ताकि सजा में तेजी लाई जा सके। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि त्वरित न्याय हो, उच्च दोष सिद्धि दर हो, अपराधियों में कानून का एक डर बने, प्रदेश में कानून के शासन को मजबूत करना इसके लक्ष्य थे। अब देखिए, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि अगर आपको एक क्वेश्चन बन के आता है तो कैसे की पॉइंट आपको बिल्कुल दे रखे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं ढूंढना है, सारा डेटा यहाँ दे रखा है, आपको सिर्फ इसको देखना है, पढ़ना है, समझना है, सुनना है और नोट कर लेना है। अब इसके हम कुछ हाईलाइटेड पॉइंट देखते हैं जो हाईलाइट्स रहे हैं, जैसे कि कुल अपराधी दोषी करार अभी तक कितने रहे, तो 97,150 ये डेटा है, आपको देख लेना है, इसको ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करना है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, बस एक सोर्स के रूप में आपके लिए दे दिया है। इसका मतलब है कि सजा दर बहुत अधिक है। यह दर्शाता है कि अभियान प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। अब हम देखेंगे कि इसमें मृत्युदंड 68, अपराधियों की संख्या, ये भी पूरा डेटा रखा है कि 20 वर्ष तक किसको कारावास हुआ, उससे कम उससे अधिक किसको हुआ, आजीवन कारावास कितने लोगों को हुआ। ठीक है, अब ये टॉपिक हमारा कवर हो गया है। इतना ही था कि ऑपरेशन कन्विक्शन आके रह गया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि उसमें लिखते हैं ऑपरेशन कन्विक्शन किस राज्य की सरकार द्वारा चलाया गया, तो आपको बताना पड़ सकता है, या फिर ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है, तो उसमें भी आपको ऑप्शन दे सकते हैं, या फिर मेंस में ऑपरेशन कन्विक्शन किस प्रकार अपराधियों की सजा या समाज में अपराध को कम करने में सहायता कर सकता है, तो ऐसा कोई मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इससे रिलेट करके आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। अभी हम बात करेंगे बच्चों के खिलाफ अपराध, यानी कि पॉक्सो अधिनियम। पॉक्सो अधिनियम बच्चों की सुरक्षा के लिए कैसा कानून है, क्या है, इसमें क्या प्रावधान है, हम इसको समझते हैं। पॉक्सो अधिनियम बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून है, क्योंकि ये यौन उत्पीड़न और जो फिल्में वगैरह होती हैं उन सब में बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके तहत देखेंगे तो अभी 17 अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई गई है और 6 से 19 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इससे पता चलता है कि सरकार बाल सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। ये आपके लिए एक डेटा दे रखा है कि इसके तहत क्या भी वर्क हुआ है। संगठित अपराध और माफिया के खिलाफ कार्रवाई, इसमें भी डेटा दे रखा है कि कितनों को कितना कैसा कार्रवाई हुई है। अब हमें ये डेटा ज़्यादा नहीं देखना है, बस देखते चलना है एक बार सरसरी निगाह से। इसके बाद हम बात करते हैं कि सिर्फ छोटे अपराधियों को निशाना ही नहीं बनाता है, ये शक्तिशाली और खतरनाक गिरोहों को भी निशाना
बना रहा है। गति और दैनिक क्रिया की बात करें तो औसतन हर कार्य दिवस मतलब 143 मामलों को हल किया गया है, अदालत में निपटाया गया है और 187 अपराधी दोषी करार किए गए हैं। इससे पता चलता है कि पॉक्सो अधिनियम जो चल रहा है, इसके तहत सिस्टम कितनी तेजी से और लगातार काम कर रहा है। हम इसकी कुछ मुख्य बातों को देखेंगे क्या है, जैसे कि उच्च दोष सिद्धि दर, बेहतर पुलिस जांच, मजबूती कानूनी अनुवर्ती कार्रवाई, बेहतर न्याय विवरण को ये इंगित करता है, फास्ट ट्रैक न्याय लंबित मामलों को जल्दी से निपटाने में, पीड़ितों को जल्दी से निपटाने में मदद मिलती है, अदालतों पर भी बोझ कम हो जाता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो बाल संरक्षण, जो कि पॉक्सो फोकस मामलों पर विशेष ध्यान इसने सुनिश्चित किया है। और फोर्थ पॉइंट देखें तो गिरोहों माफिया पर कार्रवाई एक मजबूत संदेश भेज रहा है कि कोई भी हो, कानून के ऊपर कोई नहीं। और फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि प्रणालीगत परिवर्तन, मतलब कि यह वास्तविक सजा सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी से बदलाव को दिखाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्यायाम शक्ति, ये क्या है, इसको यहाँ पे विस्तार से समझाया गया है। देखो एक टॉपिक आया था इंडो फ्रेंच आर्मी एक्सरसाइज शक्ति 2025 कंक्लूड्स। देखो सबसे पहले तो मुझे इस आर्टिकल से पता ही चल गया है कि ये जो व्यायाम शक्ति है वो किन दो देशों के मध्य चलाया जा रहा है, भारत और फ्रांस के मध्य। जो शक्ति अभ्यास है जो भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच चलाया जा रहा है, इस सेना अभ्यास है ये दोनों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है। भारत और फ्रांस विशेष रूप से रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में इसको चलाते हैं। हम देखेंगे कि क्या है, इसके कुछ बारे में जानते हैं। ये द्विवार्षिक होता है, मतलब कि हर 2 साल में एक बार ही आयोजित किया जाएगा। भारत और फ्रांस में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। 2024-25 तक यह अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण था। पिछला संस्करण जो है वो कि भारत में आयोजित किया गया था, इसीलिए जो 8वां संस्करण है वो फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है। व्यायाम शक्ति के हम कुछ उद्देश्य देखेंगे क्या है। पहला उद्देश्य तो इसका यही है कि दोनों सेनाओं की संयुक्त परिचालन क्षमता को यह बढ़ाता है। दूसरा देखेंगे कि युद्ध परिदृश्य में बहु डोमेन संचालन पर ध्यान केंद्रित करना। थर्ड पॉइंट देखो जो ध्यान केंद्रित कर रहा है उसमें भी कुछ देखेंगे कि क्या पैमाने शामिल हैं, जैसे कि आतंकवाद का मुकाबला करना, उग्रवाद, शहरी मुकाबला। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं तो इंटर ऑपरेबिलिटी में सुधार, मतलब दोनों सेनाओं की एक साथ सुचारू रूप से काम करने की क्षमता। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो विश्वास, टीम वर्क, पेशेवर सक्षम बनाएगा, बोनहोमी और सौहार्द। देखिए फिफ्थ पॉइंट की बात यहाँ करें तो रणनीतिक तकनीक और प्रक्रियाएं साझा करें, विशेष रूप से संयुक्त अभियानों, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना और काउंटर एजेंसी में उपयोग किए जाने वाले। देखो दोस्तों ये सारे पॉइंट ऐसे पॉइंट दे रखे हैं कि अगर कोई सा भी अभ्यास पूछ ले, मान लिया ऑपरेशन शक्ति की जगह कोई और अभ्यास का नाम दे दिया, तो उसमें भी आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि उसके उद्देश्य क्या हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये युद्ध क्या है। पारंपरिक युद्ध के नीचे स्तर जो दहशत गर्दी होती है, उग्रवाद होता है, छद्म युद्ध होता है, हाइब्रिड युद्ध होते हैं, उन सब में सुरक्षा वातावरण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विशेष रूप से सीमाओं के साथ और आंतरिक संघर्षों में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी। यहाँ पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में एक आर्टिकल दे रखा है, आप देखेंगे। ये कह रहा है कि नार्टिकल कंट्रोल ब्यूरो वर्स्ट टॉप डार्कनेट बेस्ड ड्रग वेंडर सीजेस ड्रग। देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यह जो है भारत की नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। यह किस मंत्रालय के तहत काम करती है, तो यह गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। इसमें भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से लड़ने के लिए ये जो है वो जिम्मेदार है। इसका गठन कब और क्यों हुआ, तो देखिए दोस्तों इसका गठन जो है वो 14 नवंबर 1985 को हुआ है। इसके तहत नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 ये जो है, इसकी हम बात करें, इसका फुल फॉर्म था, इसकी हम आगे बात करें तो नार्कोटिक्स अधिनियम जो है वो नशीली पदार्थों के दुरुपयोग जो व्यापार हो रहा है, उनका उत्पादन हो रहा है, परिवहन को अत्यधिक विनियमित किया जा रहा है और उसके लिए दंडनीय बना देगा। ठीक है, इसका मुख्यालय और संरचना क्या है, तो इसका हेडक्वार्टर देखेंगे तो न्यू दिल्ली है और इसका कार्यालय देखेंगे तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोच्चि, अहमदाबाद, इंदौर, लखनऊ आदि जैसे जो प्रमुख शहर हैं उनमें है। प्रत्येक जोनल इकाई की एक प्रवर्तन शाखा के रूप में यह काम करती है और मादक पदार्थों की तस्करी के रुझानों और नेटवर्क पर
खुफिया जानकारी भी एकत्र करती है। नारकोटिक्स से आपको लग ही रहा होगा कि नशीले जो पदार्थ होते हैं उन पर वर्क करते हैं। नारकोटिक्स ब्यूरो है वो 5 प्रमुख मोर्चों पर काम करता है, ऐसा इसने बोल रखा है। हम देखते हैं, जैसे समन्वय करना, राज्य पुलिस को केंद्रीय एजेंसी, सामाजिक न्याय मंत्रालय कई कानूनों के तहत ये काम करता है, जैसे कि NDPS अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, औषध और पेशादार सामग्री अधिनियम, इन सब का ये एक समन्वय करता है। देखेंगे दूसरा तो इंटरनेशनल जो है उसमें भी ये सहयोग देता है। कैसे देता है तो विदेशी सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय करके मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों और प्रोटोकॉल को लागू करता है। निकायों के साथ भी यह काम करता है, जैसे UNODC जो कि ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, इंटरपोल हो गया, सार्क का जो ड्रग अपराध निगरानी डेस्क है उसके साथ भी ये वर्क करता है। थर्ड हम देखेंगे तो इसकी प्रवर्तन में भी भूमिका ये निभाता है। कैसे निभाता है? मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में सीधी जांच करता है, जैसे बरामदगिरी हो गया, गिरफ्तारी, छापे, अंडरकवर ऑपरेशन, ये सब आयोजित करता ही रहता है। अक्सर अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट में दरार डालते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात हम करते हैं तो खुफिया जानकारी जुटाना और विश्लेषण। आंचलिक कार्यालय निम्नलिखित पर डेटा एकत्र करता है, नशीली दवाओं की जब्ती का रुझान भी करता है, तस्करी के मार्ग, मोडस ऑपरेटी की गई गतिविधियां, अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ खुफिया जानकारी भी साझा करता है। ठीक है, अब यह जो है किस प्रकार के दुरुपयोग की रोकथाम करेगा, दवा की मांग जो है वो कम करेगा, जन जागरूकता में सुधार करेगा और पुनर्वास कार्यक्रमों का समर्थन करेगा। आखिर ये NCB जो है नारकोटिक्स ब्यूरो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? भारत में जो गोल्डन क्रिसेंट है, यानी कि देखो भारत का गोल्डन क्रिसेंट किसे कहते हैं, यहाँ पे आपका ये कवर हो जाएगा कि गोल्डन क्रिसेंट है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। वहीं गोल्डन ट्रायंगल जो है वो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, ये जो है वो दवा उत्पादक के क्षेत्रों के बीच जो है भारत जो है वो स्थित है। इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को, युवा संरक्षण को, सीमा पर अपराध नियंत्रण और वैश्विक संधि दायित्वों को पूरा करने को लेकर। अब हम ये टॉपिक तो हमने कवर कर लिया, थोड़ा सा आपको टफ भी लगा होगा, लेकिन हमारे लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप इसको ऐसे मत जाने देना, इसको पढ़ना जरूर, क्योंकि PYQ देखेंगे हम इसमें PYQ आया था जिसमें लिखा था कि निम्नलिखित भारत सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित पर जानकारी पर विचार कीजिए। कुछ निदेशालय यहाँ पे दे रखे थे, उनके कुछ कार्य और यह किसके तहत काम करता है। तो इसीलिए जैसे प्रवर्तन निदेशालय, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 का प्रवर्तन किसके तहत काम करता है, तो आंतरिक सुरक्षा प्रभाग, गृह मंत्रालय। इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, इसका ऑप्शन है केवल 2, यानी कि जो प्रवर्तन निदेशालय जो ED है हमारा, वह भगोड़ा आर्थिक अधिनियम 2008 का प्रवर्तन करता है, यह सही है। यह कहता है कि यह गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है, तो इसलिए यह गलत है। ठीक है, क्योंकि यह गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है, यह वित्त मंत्रालय के तहत आता है। सेकंड थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस टॉपिक्स में भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि जो नारकोटिक्स अधिनियम है वो किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है, जैसे कि मैंने बताया था गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है, और क्या वर्क करता है, तो नशीली पदार्थों तस्करी के लिए रोकथाम के रूप में काम करता है, दवा संरक्षण का भी कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे रिलेट करके देख सकते हैं कि PYQ में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हमें PYQ को समझ के आज के करेंट अफेयर से रिलेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं आज के आगे के टॉपिक पर, और इसमें दिया है INS उदयगिरी परियोजना 17A का सेकंड स्वदेशी स्टील फ्रिगेट। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके कि प्रोजेक्ट 17A क्या है। भारतीय नौसेना द्वारा एक उन्नत युद्धपोत निर्माण परियोजना है। ये जो है एक फ्रिगेट का उत्तराधिकारी है, मतलब कुल 7 स्टील फ्रिगेट इसमें बनाए जाएंगे। बहुभूमिका इसकी बहु मिशन स्टील फ्रिगेट है जो है क्या प्रोजेक्ट 17A, जिसमें बेहतर स्टील ऑटोमेशन और लड़ाकू क्षमता है। हम देखेंगे कि इसकी विशेषताएं कैसे हैं, क्योंकि देखो इसको सबसे पहले हम बोलेंगे क्या, प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट। ठीक है, दूसरी इसकी जो पोस्तशाला है वो कौन सी है, तो मझगांव डॉक्स बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई इसकी पोस्तशाला है, और इसका लॉन्च जो है वो 37 महीने मतलब रिकॉर्ड किया गया है कि 37 महीने में तैयार हुआ है। प्रोजेक्ट 17A के तहत
कुल जहाज 7 हैं, जिसमें 2 अब तक वितरित हो चुके हैं। इसके डिजाइन की उत्पत्ति की बात करें तो युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। ये पुराना INS उदयगिरी जो था वो 31 साल मतलब 31 ईयर्स की सेवा के बाद 2007 में सेवा मुक्त हो गया। पहले कौन सा था? INS उदयगिरी। अब कौन सा है? ये हमने जो विशेषताएं पढ़ी वो INS उदयगिरी को लेकर ही थी, ठीक है। और अभी कौन सा आ गया? अभी आ गया प्रोजेक्ट 17A। अब इसमें हम देखेंगे क्या हथियार, क्या क्षमताएं हैं। INS उदयगिरी जो है उसमें जो प्रोजेक्ट 17A आया है उसमें क्या क्या क्षमताएं, कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं। देखो सबसे पहले तो है क्या है, एक जलपोत है, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। ये जो है ना सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली है। इस सतह से सतह पर मार करती है, मध्यम दूरी की सतह से हवा में भी मार कर लेती है ये मिसाइल। 76 मिलीमीटर, मिमी बोलेंगे जिसको, मुख्य बंदूक आने वाले खतरों से भी ये बचाव कर लेती है। इसकी ब्लू वाटर क्षमता की हम बात करें तो इसके फ्रिगेट जो हैं वो खुले समुद्र में काम कर सकते हैं। पारंपरिक खतरों जैसे कि दुश्मन की नौसेना हो, गैर पारंपरिक खतरों जैसे समुद्री डकैती, आतंकवाद, तस्करी को संबोधित करने में यह जो है वो सक्षम है। वे भारत के समुद्री हितों की रक्षा योगदान करते हैं और विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में ही हमारी यूजफुल रहेगी। इसका उपयोग जो है वो हमने देख लिया, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए भारत का एक प्रतीक रहेगा। इस टाइप में हम इसके अर्थ को समझ सकते हैं। क्षेत्रीय सामुद्रिक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को बढ़ाएगी। यह भारत की आंतरिक युद्धपोत डिजाइन क्षमताओं को एक क्वांटम छलांग का प्रतिनिधित्व करती है। प्रोजेक्ट 17 अभी हमने उदयगिरी को लेकर पढ़ा। ये नीलगिरी क्लास की स्टील्थ फ्रिगेट है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये नौसेना के लिए 7 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट बनाने के उद्देश्य से है। यह भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादन और नौसैनिक युद्ध क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रयास करता है। इसके शिप बिल्डर्स की बात करें तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसको बनाया है। इसमें जहाज़ों की संख्या 4 रहेगी। और देखेंगे हम आगे तो प्रोजेक्ट 17A के तहत जो जहाज़ हैं जो हमने 7 की बात की है वो कौन कौन से आते हैं तो INS नीलगिरी हो गया, INS हिमगिरी, INS तारागिरी, INS उदयगिरी, INS दूनागिरी, INS विंध्यगिरी, INS महेंद्रगिरी। ये जो है कुछ 7 जहाज हैं जो कि प्रोजेक्ट 17A के तहत आते हैं। अभी देखिए प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन बन सकता है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है 4-5 ये जो हैं वो जहाज़ों के नाम दे देंगे, कोई एक तो अलग से दे देंगे और बोल देंगे प्रोजेक्ट 17A का पार्ट कितने हैं, तो उसमें आपको बताना पड़ सकता है कि केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4, ऐसे समझ सकते हैं आप। ठीक है, अब हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए उन्नत आकार की सामग्री यूज़ की गई है भारतीय नौसेना की युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा। ठीक है, पूर्वी तैयार वर्गों के साथ मॉड्यूलर बिल्डिंग दृष्टिकोण इसमें अपनाया गया है। सुपरसोनिक जो कि जैसे ब्रह्मोस हो गया, MRSAM जो है वो हो गया, सोनार, रडार, इन सबको यूज़ किया गया है। 75% इसमें जो सामग्री लगी हुई है वो स्वदेशी है। यह जो है हवा सतह, उप सतह के युद्ध में भी यह सक्षम है। इसका हम देखेंगे इसका सामरिक महत्व क्या है। तो देखो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी है, आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा देगी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी ये बढ़ावा देगी और व्यवहार कुशलता कैसे, जैसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पहुंच के लिए उपयोगी हो जाएगी। अब हमने इसको देख लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल INS तमाल F-71। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, न्यूज़पेपर की छोटी सी कटिंग डाली हुई है इसमें कि INS तमाल लास्ट ऑफ फॉरेन वर्ल्ड नेवी शिप कमीशन। देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि है क्या। यह एक बहुभूमिका वाला स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जिसे कि जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना ने इसको किया है, ठीक है, लिया है। और ये जो है अंतिम विदेशी निर्मित प्रमुख युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल, अभी जो जुलाई में किया गया है तो लास्ट ही होगा जो कि भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। लेकिन एक बात याद रखना, जो INS तमाल है ये भारतीय निर्मित नहीं है, यह विदेशी निर्मित युद्धपोत है जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए पूर्ण स्वदेशीकरण की दिशा में एक बदलाव को दर्शाता है। अब हम इसकी बात करते हैं तो जो तमाल परियोजना है यह जो है तलवार श्रेणी श्रृंखला का 8वां जहाज है।
ठीक है। ये तलवार श्रेणी श्रृंखला के जहाज़ों में तमाल परियोजना जो है वो 8वां जहाज़ है। यह तुसील क्लास का दूसरा जहाज़ है जो तलवार क्लास का फॉलो ऑन है। पिछले सभी 7 जहाज़ पश्चिमी नौसेना कमान के तहत काम करते हैं। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आ ही गया होगा। अब इसका सामरिक महत्व क्या है? देखिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कर सकते हैं हम इस टॉपिक को, और मेन से रिलेटेड समझ सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनते हैं वो इसके थोड़ा सा क्रिटिकल ही रहते हैं, थोड़ा एनालिटिक रहते हैं। इसको समझने की आपको ज़रूरत है। मैं आपको बीच बीच में बताती भी जा रही हूँ। अब हम कमाल जो है अपना इसका सामरिक महत्व देखेंगे कि जो भारत और रूस है, तो 65 वर्षों में भारत और रूस संयोग के माध्यम से निर्मित यह 51 युद्धपोत है। 91वां मजबूत स्थायी रक्षा साझेदारी पर प्रकाश डालना। तमाल विदेशी निर्मित जहाज प्रेरण के अंत का प्रतीक है, क्योंकि भारत स्वदेशी जहाज निर्माण की ओर अग्रसर है। अब इन्होंने विदेश से लिया है, तो ये कह रहे हैं कि विदेशी निर्मित जो जहाज लिया है उसके अंत का प्रतीक हो सकता है, क्योंकि अब भारत जो है वो स्वदेश निर्मित पर ज़्यादा फोकस्ड है। सभी 4 आयाम में नीले पानी के संचालन के लिए डिजाइन किया गया। वायु, सतह, उपसतह और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में यह यूज किया जा सकता है। इसके साथ ही हम देखेंगे तो हथियार प्रणाली भी इसमें उन्नत रडार है, क्रूज मिसाइल है, ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज है, इन सब का इनमें यूज किया गया है। अभी हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट 1135.6 क्या है। प्रोजेक्ट 1135.6 जो है वो भारतीय नौसेना के लिए स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के निर्माण के लिए भारत और रूस के बीच एक रक्षा सहयोग परियोजना है। देखिए, जितने भी जो स्टील्थ फ्रिगेट टाइप्स मिसाइल हैं या फिर जो भी हैं, तो वो आपको मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, तो इसको आपको करते चलना है, नोट्स भी बना लेना है, क्योंकि बहुत कम ऐसे आपको बताते होंगे लोग कि कोई एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में आए और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हो वो आपको एक जगह मिल जाए। अगर आपने एक जगह इनको नोट कर लिया तो एक फ़ायदा तो आपको ये हो जाएगा कि आपको एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन करने में फ़ायदा। दूसरा ये होगा कि अगर क्या होता है ना कि जब हम अलग अलग लिखते हैं तो क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमारे पास कन्फ्यूज़न बहुत बढ़ जाता है। बट अगर वही चीज़ एक ही जगह पर हमें लिखी मिल जाए, एक ही जगह पर हमने नोट किया हो, तो फिर कन्फ्यूजन होने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए मैंने यहाँ पे एक साथ कर दिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे समझिएगा। ये आपकी तैयारी को जो दिशा है उसको बहुत आगे तक ले जाएगा, और मुझे लगता है कि जितने भी सीरियस एस्पिरेंट होंगे वो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ भी रहे होंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद तो वो इस चैनल को छोड़ के जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि उन्हें इतना सारा कंटेंट, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें बिल्कुल कम टाइम में इतनी अच्छे से मिल रही हैं और उन्हें भटकना नहीं पड़ रहा है। अब वो एक सोर्स से बहुत ही कम समय में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैं भी सोचती थी कि काश मेरे लिए भी ऐसी कोई कर देता, पहले कोई ऐसी वीडियोज़ डलती होती, पर खैर आपके लिए नहीं, आपके लिए मैं पूरी मेहनत करूँगी, बनाऊँगी। आप लोगों को भी जुड़ना है पूरी मेहनत से, इसको शेयर भी करना है, आप लोगों को भी साथ देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, ताकि मैं भी मोटिवेटेड हो रहूँ कि आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। वे जहाज जो रूस के कृपाक क्लास डिजाइन पर आधारित हैं, जिन्हें भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संशोधित किया गया है। क्या है इसके बारे में बता दिया। भारतीय संस्करण को तलवार श्रेणी के फ्रिगेट कहा जाता है। ये मध्यम आकार के युद्धपोत होते हैं। ये चुपके से गति करते हैं और उन्नत हथियारों के लिए भी जाने जाते हैं। इसके हम कुछ फैक्ट देखेंगे तो ये किस देश से है, तो मूल देश इसका रूस हो जाएगा। भारतीय श्रेणी में देखें तो तलवार श्रेणी की फ्रिगेट में इनकी गिनती होती है। भारत रूस के रक्षा संयोग में साझा है, और इसमें देखेंगे तो पोत शिल्पी मतलब कि अंतर शिपयार्ड कैलिनिंग्राद जो कि रूस में है, वहाँ से है। एक कौन सा टाइप है, तो चुपके निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट्स है। ब्लू वाटर नेवी ऑपरेशन, खुले महासागर में ये वर्क करेगा। इसका उद्देश्य क्या है, आधुनिक युद्धपोतों के साथ भारतीय नौसेना को मजबूत करेगा, रूस के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देगा, नौसैनिक शक्ति में अंतर को भरे, जबकि भारत अपनी स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता को बढ़ाता है।
यहाँ पे हम देखो ये बात करें जो उद्देश्य 3 इन्होंने दे रखे हैं, अगर हम इसको देखें तो इसमें जो रूस के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक रक्षा साझेदारी, मान लो इसकी जगह आपको कोई और दे दिया युद्धपोत, तो उसमें आप जो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट है वो इनपुट कर सकते हैं। मतलब चीज़ें आपको ऐसी दी जाएंगी कि आप एक को पढ़ोगे तो बाकी 10 में आप उसको यूज कर पाओगे, और ऐसे ही आपको पढ़ना है कि आपने एक चीज़ को पढ़ा और बाकी 10 में उसका कैसे यूज है। इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं और स्मार्ट स्टडी भी, और यही लोग मिस कर जाते हैं और जिस वजह से वो डिले हो जाते हैं, उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाता है। आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने इसमें आपको PYQ बताया, इसका मतलब है कि आपको PYQ भी पढ़ना है और करंट से रिलेट भी करते चलना है, अपडेट करना है, कैसे हमें GS से रिलेट करके पढ़ना है इसको भी देखना है। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी विशेषताएं हैं क्या। तो इसकी विशेषता की बात करें तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से यह लैस है। उन्नत निगरानी, लक्ष्य ट्रैकिंग सिस्टम है, दुश्मन का पता लगाने से बचने के लिए कम रडार दृश्यता है इसमें, और साथ ही वायु सतह, उप सतह और इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध सक्षम है। 30+ समुद्री मील्स यानी कि 55 से 60 किलोमीटर की घंटा तक यह गति कर सकता है। लगभग 180 से 220 किलोमीटर तक यह अपनी जो है वो कवर कर सकता है। ठीक है, अब हम इसके तहत कौन कौन से जहाज निर्मित हैं वो हम देख लेंगे, जैसे कि INS तलवार, INS त्रिशूल, INS तंवर, INS तेग, INS तर्कस, INS तुर्कन, INS तुसिल, INS तमाल। देखिए मैं आपको बोलूँगी तो आपको इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से नोट करना है, क्योंकि हम ये चीज़ें बहुत ही कम पढ़ते हैं और हमारे इंटरेस्ट में भी कम आती हैं। हालांकि जिनका PSI सब्जेक्ट होगा तो वो तो काफ़ी पढ़ते होंगे इनको, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में उन्हें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़नी होती हैं। लेकिन बाकी हम देखें तो नॉर्मल स्टूडेंट्स इनको कम लेके जाते हैं और ये हमारे क्वेश्चंस गलत भी करा देते हैं। इसीलिए हमें इन्हें नोट करना है और बार बार रिवीजन भी करना है, और इसीलिए मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। INS तमाल परियोजना 8वां जहाज है, रूस में कमीशन, भारत के लिए विदेश में बनाए जाने वाला अंतिम प्रमुख युद्धपोत और युद्धपोतों पर निर्माता के अंत को चिन्हित किया। देखिए यहाँ पे आपके लिए सिनॉप्सिस सा बता दिया। UPSC के लिए इसका क्या महत्व है। भारत की समुद्री ताकत को बढ़ावा देता है। घर घर पर युद्धपोतों के निर्माण के लिए भारत की पारी पर प्रकाश भी डालता है। रक्षा क्षेत्र में गहरे भारत रूस रणनीतिक संबंधों को दर्शाता है। उच्च तकनीक जैसे कि चुटकी, क्रूज मिसाइल, बहुडोमेन युद्ध शामिल है। देखिए अब आप बोलोगे कि क्या, तो देखो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको प्लस टाइप क्वेश्चन दूंगी, उसे भी समझाऊंगी। देखो मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि परियोजना जो 1135.6 है वो हाल ही में समाचार में किससे संबंधित है। फिल्म्स में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण, रूसी लड़ाकू विमानों का आयात, भारतीय नौसेना के लिए स्टील फ्रिगेट का निर्माण, मिसाइल रक्षा प्रणालियों का संयुक्त विकास। आई होप आपको आंसर तो ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि ऊपर ही सारे टॉपिक पढ़ के जो आ रहे हैं कि भारतीय नौसेना के लिए स्टील फ्रिगेट का निर्माण। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि कर्नाटक के हार्ड रॉक क्षेत्र में जो भूजल का संकट आया हुआ है उसके बारे में। देखो हम इसमें एक समझते हैं पहले कि क्या है। कर्नाटक में विशेष रूप से जो दक्कन का पठार वाला एरिया है वहाँ भूजल की गंभीर रूप से कमी हो रही है। वहाँ ऊपरी जो अर्कावती जल विभाजक है वो एक केस स्टडी है, क्योंकि वो दिखाती है कि कैसे गहन बोरवेल उपयोग और अस्थिर कृषि ने स्थानीय जल विज्ञान को बाधित किया है। और चूंकि यह जो है वो इथिक्स में रिलेट कर जाएगा आपका टॉपिक, तो इथिक्स से रिलेटेड है, ध्यान से समझिएगा। इसमें हम बात करते हैं कि दक्कन के पठार पर कठोर चट्टानें हैं, जलवृत जैसे कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ये चट्टानें देखिए यहाँ पर ये दिया है कि ग्राउंड वाटर क्राइसिस डिपेंड्स इन कर्नाटका हार्ड रॉक टेरेन। ठीक है, तो जो भी वहाँ पर कठोर चट्टान है इस वजह से भूजल में कमी हो रही है। कम संघनता और सीमित भंडार क्षमता, देखो मिट्टी में संघनता ज़्यादा रहती है, चट्टान है तो जल ग्रहण क्षमता कैसी होगी। पानी की आवाजाही के लिए संकीर्ण फ्रैक्चर अनुभवी क्षेत्रों पर निर्भर करता है, धीरे धीरे अप्रत्याशित रूप से है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि ऊपरी अर्कावती में जो संकट आया हुआ है वो क्यों आया है, क्योंकि ग्रेनाइट की बेड रॉक में गहरी बोरवेल ड्रिल करते हैं, जिसके कारण जो माइक्रो फ्रैक्चर जो है बारिश के पानी को गहरी भूमिगत में धकेलते हैं। जितना गहरा बोरवेल होगा जो भी बारिश का पानी होगा वो उतने नीचे चला जाएगा।
उथले जलवृत्तों को दरकिनार करता है, जिससे प्राकृतिक पुनर्भरण एवं व्यवधान होता है। जो उतनी उतली भूमियाँ होती हैं वहाँ पे जल भर नहीं पाता, क्योंकि पानी का वो बहुत नीचे जा चुका है। जल जो है वो स्तर सालाना गिरता जा रहा है। बोरवेल की औसत गहराई 183 मीटर 2001 से 11 से बढ़कर देखेंगे हम, 2001 से लेकर 2011 में देखते थे ये 183 मीटर है। वहीं यहाँ 2011 से 2021 के आंकड़ों का अध्ययन करने पर पता हमें चलता है कि 321 मीटर हो गई है। एक दशक के भीतर, मतलब समझो यार, 70% बोरवेल विफल हो गए हैं। हाइड्रोलॉजिकल व्यवधान, हम इसकी बात करेंगे कि गहरी बोरवेल ड्रिलिंग उपसतह जल मार्गों को बदल देती है। झीलों और टैंकों जैसी पारंपरिक पुनर्भरण प्रणालियों की उपेक्षा या अतिक्रमण किया गया है। अरामुल्लेगी में उच्च वर्षा के वर्षों में भी पुनर्भरण की कमी के कारण झीलें सूखी रहती हैं। ये बता रहे हैं क्या हाइड्रोलॉजिकल व्यवधान है। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, बोरवेल की लागत जो है वो 4-5 लाख रुपए होती है। छोटे किसानों के लिए ये बोरवेल कराना एक बहुत बड़ा बोझ है। बिजली मुफ्त है, लेकिन पंपिंग की ऊंची लागत के कारण पंचायतें बिजली के कर्ज में डूबी हुई हैं। राजस्व को विकास से हटकर बिजली के बिलों को कवर किया जाता है। गाँव से पलायन बढ़ रहा है, क्योंकि बोरवेल में विफलताएं मिलती हैं। अस्थिर खेती हो गई है, इनपुट लागत में भी वृद्धि होती जा रही है। अब हम बात करते हैं कि पानी की गुणवत्ता के मुद्दे। कुछ कुओं में नाइट्रेट और फ्लोराइड संदूषण पाया गया है। हालांकि परित्याग का प्रमुख कारण प्रदूषण नहीं है, बल्कि भूजल की थकावट है। 79 कुओं को छोड़ दिया गया है, केवल 2 पानों की गुणवत्ता के कारण। मतलब 2 कुओं में देखा गया होगा कि नाइट्रेट और फ्लोराइड में संदूषण है। इस कारण से 79 कुओं से और भी पानी लेना छोड़ दिया कि कहीं इनमें भी ना हो। लेकिन यह जो है वो पलायन का मेन कारण नहीं है। मेन तो यही है कि भूजल में गिरावट होती जा रही है। अब पानी की समस्या रहेगी, खेती नहीं होगी, तो लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे अपनी आजीविका का निर्वहन करेंगे। तो ऑब्वियसली वो वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होने का सोचेंगे ही ना। नीति और शासन अंतराल से हम बात करेंगे तो कार्यक्रम जैसे सुजला परियोजना, भूजल पुनर्भरण, जल जीवन मिशन, बुनियादी ढांचा बनाया गया, लेकिन मूल कारणों का अनदेखा किया गया है। जैसे कि अति निष्कर्षण, टिकाऊ फसल का अभाव है, कमजोर पंचायत वित्त। ये देखो बिल्कुल मेंस के हिसाब से इसको क्रिएट किया गया है पूरे टॉपिक को, तो आप इसको मेंस से रिलेट करके सारा पढ़ें। छोटे छोटे की पॉइंट्स में इसको नोट्स से दें। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि क्या कैसी जो है सिफारिशें हैं, क्या कैसा क्या करना चाहिए। तो रिचार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर अपनाना चाहिए, यानी कि जल वृद्धों को बहाल करने के लिए वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किया जाना चाहिए। क्रॉपिंग पैटर्न शिफ्ट करें ताकि पानी की अधिक से अधिक खपत हो, वाली खेती से दूर रहें। किसान प्रोत्साहन, किसानों को कम पानी और बिजली का उपयोग करने के लिए भुगतान करें। पंचायतों को मजबूत करें, वित्तीय स्वास्थ्य और स्वायत्तता में उनको सुधार किया जाए। स्थानीय डेटा सिस्टम, यानी कि ग्राम स्तरीय भूजल निगरानी का निर्माण किया जाए। किसान शिक्षा की बात की जाए तो उनको शिक्षा दी जाए ताकि वो दीर्घकालिक प्रभावों पर जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए, ताकि वो दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर जागरूक रहें। अब हमारा ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, और बहुत जल्दी हमारा ये न्यूज़पेपर का एनालिसिस जो है वो कंप्लीट होने वाला है। शिकाची इंडस्ट्रीज में औद्योगिक दुर्घटना हुई है, फार्मा क्षेत्र में सुरक्षा संस्कृति के लिए बेकअप कॉल। ये टॉपिक्स का जो है वो एक हेडिंग है। अभी हम देखते हैं, देखो यहाँ पे न्यूज़पेपर जो है उसका आर्टिकल दे रखा है। साथ में देखो, आप मैंने जितने भी टॉपिक्स पढ़ा है वो सारे न्यूज़ में रह रहे हैं, न्यूज़ में चल रहे हैं। इसीलिए न्यूज़पेपर की कटिंग साथ में शिफ्ट करती है ताकि आप लोग उसे भी देखते रहें। अब हम इसकी बात करते हैं कि शिकाची इंडस्ट्रीज जो हैदराबाद में है, एमसीसी के निर्माता में एक विस्फोट में 36 श्रमिकों की मौत हो गई है, जिनसे अधिकांश गरीब प्रवासी मजदूर थे। अब एमसीसी एक रासायनिक रूप से निष्क्रिय, क्या है एमसीसी? रासायनिक रूप से निष्क्रिय फार्मा, भोजन और सौंदर्य प्रसाधनों में जो उपयोग किए जाने वाले गैर विषैले पदार्थ होते हैं, अपने सौम्य स्वभाव के लिए इसका उत्पादन करने में खतरनाक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, यहाँ पे होती थी। प्रमुख मुद्दे जैसे कि दुर्घटना की प्रकृति की देखेंगे तो खराबी और असामान्य तापमान, निर्माण के कारण खराब रखरखाव, अपर्याप्त सुरक्षा जांच और प्रक्रिया, जोखिम विश्लेषण में विफलता की ओर इशारा करता है। पीड़ित ज़्यादातर प्रवासी श्रमिक थे, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर थे। दुर्घटना की प्रकृति को यह और भी गंभीर बना देता है।
देखें हम कि फार्मा क्षेत्र में औद्योगिक सुरक्षा अंतराल, ये टॉपिक वैसे हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बस ऐसा है कि अगर एथिक्स में आ जाए केस स्टडी टाइप तो आप इसे कर सकते हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। हम और आगे बढ़ते हैं कि भारत की जो खेल नीति है एक ऐतिहासिक और नीतिगत परिप्रेक्ष्य। देखिए आप 2023 का पेपर उठा के देख लें, 24 का उठा के देख लें, 2025 का देख लें। पहले ऐसा होता था कि खेल से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, स्पोर्ट्स वगैरह से, लेकिन आजकल स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। आप इन पेपर्स में देख भी सकते हैं, इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत में जो देखेंगे हम खेल की प्राचीन जड़ें हैं शारीरिक उत्तरजीविता कौशल में तीरंदाजी, कुश्ती, तैराकी, जो कि आधुनिक एथलेटिकों में विकसित हो रही है। आज़ादी के बाद गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा पर ध्यान करने के बीच खेलों के विकास को प्राथमिकता के रूप में नहीं रखा गया है। आजकल गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा पर इतना ध्यान केंद्रित किया जा रहा है कि खेलों को महत्व ही सही नहीं दिया जाता। अब हम लेकिन खेल की कुछ हिस्ट्री देखेंगे कि 1951 में पहली एशियाई खेलों की मेजबानी भारत ने की थी। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अभी हम देखेंगे कि कैसे पीवाईक्यू में क्वेश्चन बन के आया है इससे। 1954 परिसंघों को सलाह देने और उनका वित्त पोषण करने के लिए अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन किया। फिर 1984 में दिल्ली में एशियाई खेल नीति परिवर्तनों को प्रेरित करते हैं। देखिए ये फैक्ट ऐसे हैं कि आपको याद करने ही है, क्योंकि पीवाईक्यू भी इनसे बन चुका है और आगे भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए ये फैक्ट कुछ इम्पोर्टेंट है, आपको इनको देखते हुए चलना है। इसके बाद देखते हैं कि 2025 में देखें जैसे तो NSV 2025 खेलो भारत नीति का शुभारंभ भारत की 2036 ओलंपिक बोली के साथ संरेखित हुआ। हम बात करते हैं कि 1980 से 2000 के बीच में जो प्रगति है वो धीमी क्यों थी। देखो न्यूज़पेपर में भी दे रखा है कि आई लुक एट इंडियन स्पोर्ट्स पॉलिसी जर्नी। राज्य के विषय के रूप में हम देखेंगे कि खेल ने जिम्मेदारी को खंडित कर दिया। न्यूनतम बजट है इसका, कमजोर केंद्र राज्य समन्वय है, सीमित निजी या बाजार निवेश हो गया है इसमें, सुस्त अर्थ विकास ने बुनियादी ढांचे के खर्च को प्रतिबंधित कर दिया है और एक पेशे के रूप में खेल का सांस्कृतिक अवमूल्यन हो रहा है। इसी वजह से देखेंगे हम कि 1980 से लेकर 2000 के बीच में जो खेल की प्रक्रिया रहती है उसकी प्रगति इतनी धीमी रही है। हम इसकी बात करें दोस्तों तो 1928 से 1980 तक पुरुषों की फील्ड हॉकी में प्रभुत्व। 50 से 70 के दशक में जो मिल्खा सिंह, गुरबचन सिंह और कमलजीत सिंधु जैसे स्टार एथलीट यहाँ पे उभरी थे। 2000 के दशक में ओलंपिक जीती थी राठौर 2004, बिंद्रा 2008, मैरी कॉम और विजेंद्र सिंह 2012। 2014 के बाद से टॉप्स और खेलो इंडिया समर्थन के कारण ओलंपिक और CWG में पदक तालिका में भी वृद्धि हुई है। यानी कि हम देखते हैं कि 1980 से जो प्रगति धीमी चली आ रही थी अब थोड़ी उसमें वृद्धि हो रही है। इसके लिए क्या सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं हम वो भी एक बार देख लेते हैं कि टॉप्स 2014 जो है वो चलाई जा रही है। इसमें एथलीटों को समर्थित दिया जाता है, उनको प्रशिक्षण, उनको कोचिंग और बुनियादी ढांचा के सपोर्ट दिया जाता है। खेलो इंडिया प्रोग्राम जो 2017 से चलाया जा रहा है, इसमें स्कूलों, विश्वविद्यालयों में प्रतिभा की पहचान कर जमीनी स्तर पर खेल को बढ़ावा दिया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे फिट इंडिया प्रोग्राम 2019 से जो चलाया जा रहा है। इसमें शारीरिक फिटनेस और गतिविधियों के लिए जन जागरूकता प्रोग्राम चलाए जाते हैं। वहीं NSTC प्रोग्राम जो 2011 से संचालित है, इसमें राष्ट्रीय खेल परिसंघों के लिए विनियामक ढांचा शासन, पारदर्शिता, डंपिंग रोधी आदि प्रोग्राम इसमें चलाए जाते हैं। और इसकी वर्तमान स्थिति पर एक नज़र डालें तो हम देखेंगे कि भारत 2026 में ओलंपिक की मेजबानी करना चाहता है और 2025 में NSP ने खेलो भारत नीति के रूप में घोषणा की है, जो कि दीर्घकालिक ओलंपिक महत्वाकांक्षाओं के साथ नीति को संरेखित करता है। यहीं देखिए मुझे लगता है कि फिल्म्स टाइप क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भारत की NSP 2025 की खेलो भारत नीति क्या है, या फिर के बारे में बताइए। कुछ 4-5 पॉइंट दे देंगे कौन सा सही है, कितने सही हैं, ऐसे कुछ उसके ऑब्जेक्ट बना देंगे तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। 2024 में बाड़ा की रिपोर्ट ने बोला कि भारत को वैश्विक डोपिंग उल्लंघनों में शीर्ष पर दिखाया, जो शासन अंतराल को उजागर करता है। शासन के लिए नए मसौदा कोड 2017 से लंबित कानूनों को लागू करने की आवश्यकता है। आगे की राह पर हम बात करें तो संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, खेल शासन विधेयक यानी सुशासन के लिए संहिता को अंतिम रूप देना, शारीरिक साक्षरता में निवेश, सामूहिक भागीदारी के लिए खेल को स्कूल पाठ्यक्रम में एकीकृत करें, राज्यों को प्रोत्साहित करें। टैकल डोपिंग, देखिए टैकल डोपिंग क्या होती है? स्वतंत्र एंटी डोपिंग बॉडी यानी जागरूकता अभियान स्थापित
करें। सार्वजनिक निजी भागीदारी CSR, निजी कोचिंग अकादमियों और मीडिया की भागीदारी को आकर्षित करना। वैज्ञानिक कोचिंग, पारंपरिक तरीकों से डेटा संचालित एथलीट केंद्रित प्रणालियों में बदलाव करना। अब हम देखेंगे, मैंने बोला था कि इससे क्वेश्चंस आए। देखिए क्वेश्चन कैसे आए। एक क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में 2021 में पूछता है कि जो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट देता है कि इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य एक नई दुनिया है, और सेकंड स्टेटमेंट देता है कि इस ओलंपिक में स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे, बेसबॉल शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या नहीं है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। जिसका सही जवाब है केवल दो, क्योंकि यहाँ पे जो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था, इसका जो आदर्श वाक्य है वो एक नई दुनिया, गलत है। इसका आदर्श वाक्य 2020 में ओलंपिक का जो था वो तेज, उच्चतर, मजबूत, एक साथ था। मूल ओलंपिक आदर्श वाक्य सिटीज ओलियंटिस फोर्टियस को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 2021 में टुगेदर शब्द को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया। वहीं दूसरा कथन इसका सही हो जाता है। तो आपने देख ही लिया है कि कैसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। अब हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं आज की। ये है कि मंत्रिमंडल ने अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। क्या है आखिर ये खबर? ये खबर कहती है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो 1 लाख करोड़ की अनुसंधान और विकास और नवाचार योजनाओं को मंजूरी दे दी है उसने, क्योंकि बुनियादी अनुसंधान में निजी क्षेत्र के निवेश को वो प्रोत्साहित करना चाहता है, विशेष रूप से ऐसी परियोजना जिन्हें नवीन उत्पादों और प्रौद्योगिकियों में व्यवसायीकृत किया जा सकता है। इसकी हम पृष्ठभूमि ये देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि पहली बार ऐसी योजना घोषित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा हुई थी, जो उन्होंने अंतरिम अपने बजट भाषण में 2024 में बोला था। इसका प्रशासन मंत्रालय देखें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय था। अतिरिक्त आवंटन, इस योजना के लिए मंत्रालय ने 2025-26 के बजट में 20,000 करोड़ रुपए दान दिए थे, और यह एक बड़ी राशि होती है। अभी तक जो निधि कितनी क्षितिज हुई है इसके बारे में कुछ निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसके उद्देश्य की बात करें तो भारत के अनुसंधान वित्त पोषण ढांचे को अधिक निजी क्षेत्र में संचालित होना चाहिए, जैसे कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका, जर्मनी और दक्षिण कोरिया में देखा गया है। उच्च जोखिम प्रारंभिक चरण के अनुसंधान में उद्योग की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। किस तरह R&D परियोजनाओं का समर्थन किया जाएगा, हम इसके बारे में देख लेते हैं। केवल वे जिन्होंने रेटिनल लेवल यानी TRL4 हासिल किया है उनको प्रोत्साहित दिया जाएगा। TRL4 का मतलब क्या है? तकनीकी प्रयोगशाला में जो मान्य है लेकिन अभी भी बाजार के लिए तैयार नहीं है। इसे R&D में मौत की घाटी चरण माना जाता है, जहां धन की कमी के कारण कई नवाचार जो हैं वो विफल हो जाते हैं। आखिर TRL स्केल जो है यह तकनीकी परिपक्वता का एक उपाय भी तो है। इसमें देखेंगे TRL जो 1 से 3 होता है, इसमें मूल सिद्धांत और अवधारणा का प्रमाण दिया है। जो 4 से 6 है उसमें सत्यापन और प्रदर्शन की बात की गई है, और वहीं जो 7 से 9 तक देखेंगे तो व्यवसायीकरण के लिए प्रोटोटाइप है। यह महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए? क्योंकि जो R&D में भारत का निजी क्षेत्र का योगदान है वो बहुत ही कम है, बोले तो 36%, जो कि अन्य देशों की तुलना में कम है। वहीं हम USA का देखते हैं तो USA का योगदान 70% है और चीन का 75%। यह योजना इस अंतर को पाटने में मदद करती है, जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा दे सकती है। और अर्धचालक कौन कौन से क्षेत्रों में बढ़ावा देगी? अर्धचालक, AI, क्वांटम तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा, बायोटेक, स्पेस टेक। यहाँ जाके मेरे सारे टॉपिक से जो है आज की न्यूज़पेपर के कवर हो गए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ जो 8 से 10 टॉपिक आपको समझाए गए हैं वो सारे टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। इनमें मैंने सिनॉप्सिस भी बनवाए हैं। PYQ में आपको बताया कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, करंट से कैसे रिलेट करना है, आगे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई है, अच्छी लगी है आपको ये सब वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और उन सब तक ये पहुँचाएँ जिनको ज़रूरी है। कम समय में अपने करंट को किस तरीके से सही दिशा में तैयारी देनी है, इसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए अब चलते हैं। शुभ रात्रि, जय हिंद।